एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। फाइनली आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसके काफ़ी हाई चांसेस हैं यूपीएससी में आने के। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इंटीरियर ऑफ द अर्थ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, आगे भी आते रहेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है हम इसे एक छोटी सी वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। एट द सेम टाइम आई अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर गोइंग थ्रू ब्रेन रॉटिंग एंड शॉर्टर अटेंशन स्पैन। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। इसके लिए हम एक ट्रिक करते हैं। आपको क्या करना है ना, ट्राई करो ये पूरी की पूरी वीडियो एक गो में देखो, नंबर 1। नंबर 2, जिस टाइम पे एग्जैक्टली आप वीडियो देख रहे हो वो टाइम कमेंट करो, है ना। एंड अपने कमेंट के नीचे ही कमेंट करना कि किस टाइम पीरियड पे आपने वीडियो ख़त्म करी है, ठीक है। इट्स ओके, बीच में ब्रेक ले सकते हो, वीडियो को पॉज करो, जस्ट टेक अ ब्रेथ एंड सो ऑन। बट ट्राई करना कि एक गो में देखो, कोई दूसरे वीडियो पे ना जाओ, इससे आपका अटेंशन स्पैन बेटर होगा। दूसरी चीज़ अगेन, अगर आपको लगेगा कि अरे यार बाद में देख लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, वो बाद में कभी नहीं आता। आप नहीं पढ़ोगे तो आपको अगले साल पढ़ना पड़ेगा, आप इस साल नहीं पढ़ोगे अगले साल पढ़ोगे, टाइम वेस्ट हो जाए। और आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी जगह कोई और पढ़ लेगा। इसीलिए द बेस्ट थिंग इज़ आप अभी पढ़ लो, इसी टाइम पढ़ करके अपना प्रीलिम्स क्लियर कर लो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि पी वेव एंड एस वेव के बारे में, कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम। तो हम इसको थोड़ा और इन डेप्थ जा करके पढ़ते हैं, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ में आते हैं। देखो अर्थ का इंटीरियर कैसा है, जैसे एक प्याज होती है ना, एक प्याज में लेयर्स होती है ना, इस तरह से अगर आप एक प्याज को काटो तो देयर आर लेयर्स, राइट। सिमिलरली अर्थ के अंदर भी लेयर्स हैं। जैसे ये अर्थ है, अगर आप अर्थ को इस तरह से काटोगे तो अर्थ के अंदर आपको लेयर्स दिखेंगे। ये सब लेयर अलग अलग डेंसिटी की है। इन लेयर्स की अलग अलग प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। इफ दिस इज द अर्थ, यू आर लिविंग ऑन द क्रस्ट, दिस इज द अर्थ एंड यू आर लिविंग ऑन द क्रस्ट। अगर आप अर्थ के नीचे नीचे जाते जाओगे ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा। अर्थ की लेयर्स भी कैसे है, अर्थ के बाहर सबसे बाहर क्या है, वेट लेट मी ड्रॉ, दिस इज द अर्थ। सबसे बाहर क्या है, क्रस्ट। क्रस्ट के अंदर क्या आता है, मेंटल वाली लेयर, ठीक है। ये मेंटल वाली लेयर आ जाएगी। मेंटल में भी आउटर एंड इनर। फिर सबसे बीच में आता है कोर। कोर का जो बाहर वाला पार्ट है दैट इज लिक्विड, अंदर वाला पार्ट है दैट इज सॉलिड, ठीक है। तो अलग अलग डेंसिटी है इन सब की, अलग अलग इनका टेम्परेचर है। जितना आप डेप्थ में जाओगे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। एंड ये सब इंटीरियर ऑफ द अर्थ की इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिली, ये हम पढ़ने वाले हैं। तो अर्थ के अंदर चल क्या रहा है, क्या टेम्परेचर है, क्या डेप्थ है, क्या इंटेंसिटी है, क्या डेंसिटी है, ये सब हमें पता चलेगा कुछ दो चीज़ों से। एक होते हैं डायरेक्ट सोर्सेज, एक होते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज, ठीक है। डायरेक्ट सोर्सेज मतलब, अब इसमें ना एक कमी है, डायरेक्ट सोर्सेज की कुछ लिमिटेशंस हैं। आप अर्थ के एक सर्टेन लेवल के अंदर तक ही जा सकते हो। इफ़ दिस इज़ द अर्थ, अगर आपको पता हो तो हम मैक्सिमम केवल 12 किलोमीटर अंदर ही गए हैं आज तक अर्थ के। और अर्थ की रेडियस कितनी है, इट इज़ अराउंड 6400 किलोमीटर्स। और हम केवल 12 किलोमीटर ही अर्थ के अंदर गए हैं। क्यों, जितना अंदर जाओगे इतनी गर्मी आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। तो 12 किलोमीटर से बियॉन्ड जाना पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है ह्यूमंस के लिए। तो क्या हम खोद करके अर्थ के अंदर क्या फिगर आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई। 6400 किलोमीटर को कैसे आप जा करके देखोगे, राइट। दूसरा सोर्स इसमें क्या आता है डायरेक्ट सोर्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि माइनिंग एंड ड्रिलिंग एक फर्स्ट एग्जाम्पल। दूसरा होता है वॉल्केनिक eruption। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल, दिस इज द अर्थ, ठीक है। अर्थ के अंदर एक लेयर मैंने आपको बताई, देयर इज मेंटल। मेंटल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर एक ऐसी लेयर होती है जिसमें टेम्परेचर इज हाई एंड इसमें जो रॉक्स होती है ना वो मॉल्टन स्टेट में होती है। मॉल्टन स्टेट मतलब आप इसको मानो थोड़ा विस्कस, इट इज़ नीदर लिक्विड नॉर सॉलिड, थोड़ा हलवे हली टेंडेंसी का है, ठीक है। तो ऐस ये अर्थ है, अर्थ के अंदर क्या है, ये वाली लेयर एस्थेनोस्फेयर है। तो यहाँ पे रॉक्स मॉल्टन फॉर्म में है। यहाँ ऊपर क्या है, वॉल्केनो। एस्थेनोस्फेयर से ही जो जो वॉल्ट मतलब मॉल्टन रॉक्स हैं वो बाहर आती हैं इन दी फॉर्म ऑफ लावा, ठीक है। ये मैग्मा होता है अंदर, बाहर किस फॉर्म में आता है, लावा के फॉर्म में। तो अब मान के चलो बाहर लावा आया, ठीक है, वो ठंडा हो गया। फिर आपने उसके ऊपर में पढ़ाई करी कि यार इसके अंदर कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल है, कौन कौन सा मेटल इसमें अवेलेबल है, टेम्परेचर क्या है। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि अर्थ के अंदर जो एस्थेनोस्फेयर लेयर है उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। बट इसमें भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है, जब मैग्मा बाहर आया, अच्छा एक बात समझना, अगर ये एक वॉल्केनो है ना, एस्थेनोस्फेयर में क्या है, मैग्मा। जब तक ये लिक्विड बाहर नहीं आ रहा तब तक हम इसको मैग्मा बोलेंगे। द मोमेंट इट कम्स आउट वी विल कॉल इट लावा, ठीक है। तो जो मैग्मा है ये अंदर तो ज़्यादा टेम्परेचर का हो, जैसे ही बाहर आएगा तो ये ठंडा हो जाएगा, तो इसकी डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी, इसकी वॉल्यूम चेंज हो जाएगी, इसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। तो यू कैन स्टिल नॉट फिगर आउट कि कहाँ से आया है और इसकी प्रॉपर्टी क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। तो डायरेक्ट सोर्सेज हमारे लिए उतने रिलायबल नहीं होते, इसलिए वी आर डिपेंडेंट ऑन इनडायरेक्ट सोर्सेज। इनडायरेक्ट सोर्सेज में भी सबसे ज़्यादा जो रिलायबल सोर्सेज है दैट इज सीस्मिक वेव।
अब सीस्मिक वेव क्या होती है? सीस्मिक वेव्स वो वेव्स होती हैं जो तब जनरेट होती हैं जब अर्थक्वेक आता है, ठीक है। मैग्नेटिक वेव्स एंड ग्रेविटेशनल फील्ड, इन सब के जरिए भी हम बहुत सारी चीज़ों को जान सकते हैं, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एनसीईआरटी में सबसे ज़्यादा इस पर फोकस किया गया है एंड यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो एक बार इसको रीड करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट सोर्सेज मैंने आपको क्या बताया? एक अफ्रीका में गोल्ड माइन है जो 3 से 4 किलोमीटर नीचे ड्रिल्ड है, ठीक है। सिमिलरली देर इज अनदर ड्रिलिंग प्रोजेक्ट इन द आर्कटिक ओशन विच इज 12 किलोमीटर डीप। दिस इज द डीपेस्ट, इससे ज़्यादा हम डीप नहीं जा सकते, ठीक है। अब मैं जैसे मैंने आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज में बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? सीस्मिक वेव, राइट। अब इसको हम रीड करते हैं। तो अर्थक्वेक क्या होता है? जैसे मैंने आपको बताया कि सीस्मिक वेव जनरेट कैसे हो रही है, अर्थ मतलब बेसिकली लेयर जब मूव करती है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको हम सीस्मिक वेव बोलते हैं। अर्थक्वेक के टाइम पे हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है और तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली में अर्थ के अंदर में है क्या। कैसे पता चलता है? जस्ट वेट एंड ट्रस्ट मी, आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। पहले अर्थक्वेक के बारे में जानते हैं। अर्थक्वेक क्या होता है? सिंपली शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। आप सरफेस पे खड़े हो, आपको फील हो रहा है कि यार मेरे को चक्कर आ रहा है क्या, ये धरती हिल रही है क्या, दैट इज एग्जैक्टली अर्थक्वेक, राइट। अब अर्थक्वेक आता कैसे है ये हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, दैट इज प्लेट टेक्टोनिक। बेसिकली दो प्लेट्स अगर टकराती हैं तो हम बोल सकते हैं, या फिर एक दूसरे के अराउंड मूव करते हैं तो वी फील अर्थक्वेक, उससे एनर्जी जनरेट होती है। वो अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस इतना समझना है अर्थक्वेक कैसे आएगा। जब भी शेकिंग ऑफ द अर्थ हो रही है दैट इज अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आता कैसे है? एक सर्टेन एरिया पे देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से अर्थ का जो लेयर है वो शेक होने लग जाती है, ठीक है। तो मान के चलो दिस इज द अर्थ, दिस इज द अर्थ, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। ये एनर्जी में से क्या होगा? जो सीस्मिक वेव्स है ना वो हर डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। ये सीस्मिक वेव्स हर डायरेक्शन में जाएंगे। जैसे ही ये सरफेस पर आएंगे तो ये सरफेस के ऊपर इस तरह से मूव करने लग जाएंगी। बॉडी के अंदर हम इसको क्या बोलते हैं? बॉडी वेव्स। जैसे ये वेव सरफेस तक आती है तो सरफेस के ऊपर मूव करने लग जाती हैं और इस एनर्जी की वजह से ही जो अर्थ का क्रस्ट है वो मूव होने लग जाता है एंड वी फील द अर्थक्वेक, राइट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, थोड़ा ध्यान से सुनना, जिस एरिया पे एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं हाइपोसेंटर या फिर फोकस। क्या बोलते हैं? हाइपोसेंटर या फिर फोकस। एपिसेंटर क्या होता है? ये एरिया का अगर आप एक लाइन खींचो विच इज नियरेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, दैट इज 90 डिग्री, इट इज नोन एज एपिसेंटर। वापस से रिपीट करती हूँ, वो स्पेसिफिक एरिया अर्थ के अंदर, जैसे ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ और यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई है, इसको आप क्या बोलोगे? फोकस बोलोगे या फिर बोलोगे हाइपोसेंटर। वो एग्जैक्ट पॉइंट जहाँ पे अर्थ के अंदर एनर्जी रिलीज हुई है उसको बोलेंगे हाइपोसेंटर, ठीक है। अब अगर आप इस पॉइंट से सरफेस तक जाओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में तो क्या बनेगा? डेफिनेटली 90 डिग्री का एंगल बनेगा। इससे एक टेंजेंट बना के देखो, 90 डिग्री बन रहा है। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये अर्थ के सरफेस पे जहाँ आएगा उसको हम बोलते हैं एपिसेंटर। अंडरस्टूड? उसको क्या बोलते हैं? एपिसेंटर। तो ये आप इंपॉर्टेंट आप चीज़ों समझ में आ गई आपको। आगे चलते हैं। अब अर्थक्वेक को नापने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्केल्स होता है, स्टार मार्क करना है इस चीज़ पे। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम फिगर आउट करते हैं कि स्केल्स होते हैं जिससे हम फिगर आउट करते हैं कि इंटेंसिटी क्या है, कितना भयानक अर्थक्वेक आया, ठीक है। तो 2 स्केल हैं, याद रखोगे। 2 स्केल कौन से? एक है रिचर्ड स्केल, एक है मर्कली स्केल, ठीक है। एक है रिचर्ड स्केल, एक है मर्कली स्केल। रिचर्ड स्केल बताता है कि मैग्नीट्यूड क्या है अर्थक्वेक का, ठीक है। और मर्कली स्केल बताता है कि इंटेंसिटी क्या है, कितनी एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। तो रिचर्ड स्केल क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड बताएगा। मर्कली स्केल क्या बताएगा? इंटेंसिटी बताएगा। नाउ योर होमवर्क इज इन दोनों के स्केल फिगर आउट करो। स्केल समझ गए? मतलब 0 से लेकर के 10 तक है, 1 से लेकर के 11 तक है, कहाँ से लेकर के कहाँ तक है, ये आपको फिगर आउट करना है। दोनों के डिफरेंट हैं, दे बोथ आर इंपॉर्टेंट क्योंकि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। सो योर होमवर्क इज सर्च द स्केल फॉर रिचर्ड स्केल एंड मर्करी स्केल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एनसीईआरटी को पढ़ो, और अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है, हमने बहुत शॉर्टेस्ट टाइम पीरियड में एनसीईआरटी कवर करवा रखी है, तो यू कैन सब्सक्राइब टू द एनसीआर, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा करके एनसीआर पे को सब्सक्राइब कर सकते हो। आगे चलते हैं। नाउ अब देखो, बात बहुत ध्यान से समझना। जो सीस्मिक वेव्स रिलीज हुई है ना उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको जो एस वेव पी वेव यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था ना, ये सीस्मिक वेव्स ही हैं, ठीक है। इसके ऊपर यूपीएससी आगे और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीईआरटी में एस वेव एंड पी वेव दे रखी है, बट हम एक स्टेप आगे जा करके थोड़ा इन डेप्थ में जा करके पढ़ेंगे व्हाट आर लव वेव एंड रिले वेव्स ऑल्सो, और इन सब की प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। दिस इज द अर्थ, ठीक है, दिस इज द अर्थ। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई, इस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज हुई, तो ये अलग अलग पूरे के पूरे अर्थ में ये एनर्जी
डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। तो ये अभी अर्थ के अंदर में है ना ये, तो इसको हम बोलेंगे बॉडी वेव्स। क्या बोलेंगे? बॉडी वेव्स। जैसे ही ये वेव सरफेस पर आ जाएंगी, ठीक है, ये सरफेस पे क्या करेंगी? सरफेस पे इस तरह से घूमने लग जाएंगी, तब हम इसको क्या बोलेंगे? सरफेस वेव्स बोलेंगे। समझ गए? बॉडी के अंदर कौन सी वेव होती है? बॉडी वेव। जो सरफेस पे आती है तो उसको क्या बोलते हैं? सरफेस वेव। याद रखना, सरफेस वेव सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। स्टार मार्क करके लिख लो, जो सरफेस वेव होती है दे आर दी मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव्स। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो रीड करते हैं हम आगे। नाउ देयर आर सम टाइप ऑफ वेव, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव, ठीक है। सबसे पहले जो वेव आएगी उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी वेव। उसके बाद जो वेव आएगी उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी वेव, ठीक है। अच्छा, ये दोनों बॉडी वेव्स है, ठीक है। सरफेस वेव्स दो टाइप की है, लव वेव एंड रिले वेव्स, ठीक है। अब इसको रीड करते हैं। तो पी वेव क्या होती है? जो सबसे पहले आएगी, राइट। एस वेव क्या होती है? जो थोड़ी देर बाद आएगी, दैट इज सेकेंडरी वेव। इजी। आगे चलते हैं। नाउ प्राइमरी वेव्स जो होती हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों से पास हो सकती हैं, और जो सेकेंडरी वेव है वो केवल और केवल सॉलिड से पास होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज द एग्जैक्ट रीजन कि हम सीस्मिक वेव से फिगर आउट कर सकते हैं कि अर्थ की अलग अलग इंटेंसिटी क्या है। समझ गए? आगे चलते हैं। एक बार बॉडी वेव को देख लेते हैं, इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको पूरा बहुत अच्छे समझेंगे। पी वेव आर फास्टेस्ट सीस्मिक वेव। देखो बॉडी वेव्स में बताया ना मैंने, बॉडी वेव में क्या है? पी वेव एंड एस वेव आर द फास्टेस्ट सीस्मिक वेव फर्स्ट टू बी डिटेक्टेड इन एन earthquake. They are longitudinal waves, meaning they compress and expand the material they pass through. And like sound waves, P wave can travel through solid, liquid and gases, making them highly versatile. अब देखो P wave S wave चलती कैसे, पहले तो इसको समझना। P wave चलती है ऐसे, expand फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक्सपैंड, फिर कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह से केचुआ चलता है ना, जिस तरह से जो अर्थवॉर्म्स चलता है ना, समवॉट पी वेव वैसे चलती है कि देखो यहाँ पे एक्सपैंड हुई, यहाँ देखो कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर एक्सपैंड हुई, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुई, ठीक है। तो कैसे चल रही है ये? ऐसे, ठीक है। यहीं पे एस वेव कैसे चलेगी? ऐसे। नाउ लेट मी ड्रॉ, सी ये डायरेक्शन है, तो पी वेव कैसे जाएगी? इधर 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 इधर, समझ रहे हो? ऐसे ऐसे जा रही है। एस वेव कैसे जाएगी? ऊपर नीचे, इस तरह से। जो साइन वेव होता है ना, उस तरह से एस वेव चलती है, ठीक है। अच्छा, लव वेव एंड रिले वेव कैसे चलती है? इसको भी बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। लव वेव चलेगी लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे, मतलब लेफ्ट राइट बट ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट ऐसे, ठीक है। लेट मी शो यू। देखो ये दिख रहा है आपको, लेफ्ट राइट भी है और ऊपर नीचे भी है, ठीक है। तो इट इज समवॉट गोइंग लाइक दिस, ऐसे मूव करे, ठीक है। रिले वेव क्या करती है? रिले वेव मूव करती है तो उसके नीचे वाला मटेरियल रोटेट करता है, समझ गए? ये वाला मटेरियल रोटेट होते होते आगे बढ़ रहा है, समझ गए? अब हम समझते हैं पी वेव एंड एस वेव का डिफरेंस। तो हमने समझ लिया पी वेव क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। एस वेव कैसे चल रही है? ऐसे चलती है, ठीक है। अब मैं अगर आपसे बोलूँ जो एस वेव है, इसमें पार्टिकल्स और जो मूवमेंट है वो कैसा है? परपेंडिकुलर है। यहाँ पे क्या है? इट इज पैरेलल। यही यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो हमें पता कैसे चलता है कि पी वेव एंड एस वेव की वजह से कि अर्थ के अंदर की लेयर्स कैसी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। जो पी वेव एंड एस वेव होती है, जो बॉडी वेव्स होती है, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को बहुत ध्यान से समझना, और ये आपको लिख लो इसको कहीं पे। पी वेव एंड एस वेव जो होती हैं, जो बॉडी वेव्स होती हैं, वो अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं जब वो डिफरेंट डेंसिटी के मटीरियल से इंटरेक्ट करती हैं। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल। मैं इसको अच्छे से ड्रॉ करती हूँ। मान के चलो ये मटेरियल है, इस मटेरियल की डेंसिटी है 2.5 ग्राम पर मीटर क्यूब, और इसकी डेंसिटी है 5 ग्राम पर मीटर क्यूब। हाइपोथेटिकल इमेजिन। अब मान लो पी वेव आ रही है, ठीक है। तो पी वेव यहाँ से ऐसे निकलेगी, और जैसे ही दूसरे मटेरियल में जाएगी जो डेंस है, तो ये अपनी स्पीड भी चेंज कर लेगी और अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर लेगी। सेम एज विद एस वेव। एस वेव अगर मान लो ऐसे जा रही है ना, तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। तो जैसे ही ये एक मटेरियल से दूसरे डेंस मटेरियल में जाता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है और अपनी स्पीड भी चेंज कर लेता है। समझ गए इस बात को बहुत अच्छे से? अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, साइंटिस्ट ने हर जगह पे ना अलग अलग जगह पे इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिया टू फिगर आउट कि कैसा अर्थक्वेक आ रहा है। बहुत ध्यान से समझना इसको। तो हम मान के चलते हैं यहाँ पे अर्थक्वेक आया, ये ए पॉइंट पे अर्थक्वेक आया, ठीक है। और आपके कुछ दोस्त हैं जो सीस्मोग्राफ के लेके बैठे, सीस्मोग्राफ मतलब जिससे अर्थक्वेक को नापते हैं, सीस्मोग्राफ को लेकर के बैठे हैं ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे, ठीक है। अब हुआ क्या, ए पॉइंट पे अर्थक्वेक आया, आपने अपने दोस्त को फोन मिलाया ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे एंड सी पॉइंट पे कि यार देखो अभी अर्थक्वेक आया है, क्या तुम लोगों के पास पी वेव्स आ गई है ना? तो ए बोलता है भाई मेरे पास तो आई नहीं पी वेव, सी बोलता है मेरे पास भी पी वेव नहीं आई, बी बोलता है मेरे पास तो आ गई। अब आपने बोला कि यार ऐसा क्यों हुआ कि ए एंड सी के पास पी वेव नहीं आई? जानी तो पूरी अर्थ के पास चाहिए थी। देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे भी जाती वेव, यहाँ पे भी जाती, यहाँ पे भी
एंड हर जगह पे जानी चाहिए थी। ये ए और सी को क्यों रिसीव नहीं हुई पी वेव्स? देन यू रियलाइज कि अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, बीच में डेंसिटी इज डिफरेंट। तो जो रे को ऐसे जाना चाहिए था वो रे ऐसे डिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ गई, इसीलिए यहाँ पे एक शैडो जोन बन गया। शैडो जोन मतलब वो एरिया जहाँ पे आपको सीस्मिक वेव्स नहीं मिलेंगे। इससे साइंटिस्ट को पता चला कि अच्छा अंदर जो डेंसिटी है वो चेंज हो गई। ठीक है, समझ में आया? अब हम एक काम करते हैं, अब तक तो हमने पी वेव की कहानी देखी, अब हम देखते हैं कहानी एस वेव की। तो अगेन 3 जगह पे आपके दोस्त बैठे थे, ए पे, बी पे एंड सी पे। तो पी वेव आके चली गई, अब आती है एस वेव। अब आपने अपने दोस्त को कॉल किया, ए को, बी को और सी को, कि यार बताना एस वेव आई क्या तुम्हारे यहाँ? तो ए, बी एंड सी बोलते नहीं हमारे यहाँ तो एस वेव आई ही नहीं। अब आपको और कन्फ्यूजन हुआ कि यार जो बी था उसको पी वेव तो रिसीव हुई थी, ए और सी को तो कोई पी वेव रिसीव ही नहीं हुई थी, चलो कोई दिक्कत नहीं। बी को तो पी वेव रिसीव हुई थी, बट जो बी है उसको एस वेव रिसीव नहीं हुई। अब ये क्या हो रहा है? तो साइंटिस्ट ने थोड़ा दिमाग लगाया। साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि देखो पी वेव एक जगह पे पी वेव तो आ रही है बट एस वेव नहीं आ रही है ना। अच्छा पी वेव कहाँ कहाँ से पास होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, राइट। बट एस वेव कहाँ से पास होगी? केवल और केवल सॉलिड से। मतलब यार यहाँ पे कुछ ना कुछ तो लिक्विड है जहाँ से एस वेव पास नहीं हो पाई। अंडरस्टूड? इससे साइंटिस्ट को समझ में आया कि ज़रूर कोर के बाहर कोई ऐसा एरिया जो लिक्विड है। तो दिस इज द रीजन वाई एस वेव एंड पी वेव आर हेल्पफुल टू फिगर आउट कि क्या क्या इंटेंसिटी है। अब डेफिनेटली इनके पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट है, इन्होंने फिगर आउट कर लिया जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जो स्पीड होगा, उतनी इंटेंसिटी होगी। तो इसके थ्रू हमें पता चला कि अर्थ के अंदर की लेयर्स क्या है और उनकी डेंसिटी क्या है। अंडरस्टूड? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एस वेव को भी रीड कर लेते हैं। एस वेव क्या है? दे अराइव्ड आफ्टर पी वेव एंड आर स्लोअर इन स्पीड। ऑब्वियसली दे आर ट्रांसफर वेव। ट्रांसफर मतलब ऐसे जाती हैं, ठीक है, कॉजिंग अ साइड टू साइड मोशन परपेंडिकुलर टू दी वेव डायरेक्शन। अब यूपीएससी ने पी वेव के बारे में पूछा था ये चीज़, ठीक है, तो क्या एस वेव के बारे में ये चीज़ नहीं पूछ सकता? डेफिनेटली पूछ सकता है। तो स्टार मार्क कर लो, दिस कैन बी अ पोटेंशियल क्वेश्चन दिस ईयर। एस वेव ओनली ट्रैवल थ्रू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज एंड डू नॉट सपोर्ट शेयरिंग मोशन। ठीक है, नाउ शेयरिंग मोशन कहाँ पे हो रहा था? हॉरिजॉन्टल शेयरिंग कहाँ पे हो रही थी? लव वेव में, ठीक है। एंड रोलिंग मोशन कहाँ पे हो रहा था? रिले वेव में। अब इसका लव में कोई प्यार से लेना देना नहीं है, बेसिकली जिस इंसान ने इसको डिस्कवर किया था उसका नाम लव था, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। सरफेस वेव में एक चीज़ आपको याद रखनी है, इसको रीड कर लेते हैं हम। सी, surface wave are slower than P and S wave but have higher amplitude causing significant damage to structure. They are the most destructive. याद रखना सरफेस वेव सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आपका कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। प्लीज़ रिवाइज इट एंड प्लीज़ पूरी वीडियो अच्छे से देखो। एट द एंड ऑफ द डे आप जो वॉर रूम है वहाँ पे जाकर के इसके MCQs को भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो आई वुड से ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।